अस्सलाम वालेकुम ICS स्टूडेंट्स। और ये पेज नंबर 195 है और हमने तीनों लॉज ऑफ रिटर्न्स किए थे और उनके साथ मैंने आपको थोड़ा सा बताया था डिक्रीजिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट और इंक्रीजिंग कॉस्ट का कंसेप्ट। और मैंने बताया था कि साइमल्टेनियसली ये सर अंजाम पा रहे होते हैं। फिर हमने इन तीनों को एक जगह भी करके देखा था। अब इन तीनों को मिलाकर एक लॉ बनाया गया है जो कि सबसे ज़्यादा आता है इस चैप्टर में से, जो हम पीछे से पढ़ के आए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं। इनमें से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अलहदा अगर आ जाए तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आ सकता है। लेकिन जो असल आने वाला सवाल है वो ये है, ठीक है। यानी कि अगर एक साल ये आता है तो दूसरे साल वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ जाएगा। तो और उर्दू वालों के पास इनका 195 पेज है इंग्लिश वालों का, और उर्दू वालों का है जी कानून मुतगैर तनासबात, और ये 266 पेज पे। और ये लेक्चर नंबर 25 है आप सबका। अगर इसके पार्ट्स बने तो मैं आपको 25 का पार्ट 2 भी भेजूँगी, ठीक है। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर 1 से इस चैप्टर तक शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs मैं आपको करवाया करूँगी, तो आप उसके हिसाब से ना कर लिया कीजिएगा। मैं मार्क करवाऊँगी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स। वैसे तो लिखे भी होते हैं, लेकिन जो एडिशन करवानी होगी या जो सब्सट्रैक्शन करानी होगी वो भी हम कर लेंगे। और मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी बना कर भेजूँगी, जो कि आपको सेंड अप की तैयारी में आसानी देगी। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है या कानून मुतगैर तनासबात, इसको लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स भी कहा जाता है। नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वो चीज़ जिनके दरमियान कोई तनासुब ना हो, ठीक है। नॉन प्रोपोर्शनल के आप देखते हैं कि जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हमने पढ़ा, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न पढ़ा, फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा। तो अब यानी कि लेबर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट पर जो असरात आते हैं, पहले वो तेज़ी से बढ़ती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। और मतलब रिटर्न्स या हाँ वसूलियाँ पहले वो तेज़ी से बढ़ती हैं, फिर कांस्टेंट होती हैं और फिर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि लेबर की जो दूसरे लेबर और कैपिटल की जो रेशियो है वो पहले इफ़ेक्टिव होती है, फिर वो कांस्टेंट होती है और फिर वो इनफेक्टिव हो जाती है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब हम उसको पढ़ लेंगे और हम आपने इसको जब लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो ऐसे ही लिखना है कि ये जो पहले वाला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स टू द अबव डिस्क्राइब, यानी कि टू द, ये अबव नहीं आपने लिखना, टू द डिस्क्राइब लॉज, इसको हटा दें, ठीक है। डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिटर्न्स एज दीज कंडीशंस आर द 3 phases ऑफ द सेम लॉ। ये एक ही लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, उसकी ये 3 phases हैं, 3 इसकी स्टेट्स हैं, हालतें हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये इसकी 3 phases हैं इस लॉ की। फिर उसके बाद हम इसमें आप ये लिखेंगे, इन दिस वे प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट प्लेसेस। ये इसकी डेफिनेशन है। आपने यहाँ से इतना सा लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन की ये लाइन है, फिर आपने ये लिखनी है, उसके बाद आपने ये सारा लिख देना है। दिस लॉ ऑफ प्रोपोर्शन प्रोडक्शन स्टेट्स दैट इफ़ वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वन रिसोर्स, यानी कि लेबर लगाए जा रहे हैं आप, अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ अदर इनपुट्स, यानी कैपिटल फिक्स है, लैंड फिक्स है, उस पर आप लेबर बढ़ा रहे हैं, तो वेरिएबल यूनिट की पर यूनिट पहले सबसे आउटपुट इंक्रीज़ होगी, फिर कांस्टेंट होगी और फिर लेस एंड लेस होगी, टोटल आउटपुट रीचिंग बिफोर इट फाइनली बिगिंस टू फॉल। ये इसका, ये हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता इनपुट्स यानी कि आपने
लेबर है वो अपने लैंड पर और कैपिटल फिक्स है, इस पे आप बढ़ाते जाते हैं तो पहले आपका आउटपुट इंक्रीज़ होता रहता है, फिर कांस्टेंट, इंक्रीज़ यानी कि होता रहता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज़ होना शुरू। यही असल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। आगे एक इकोनॉमिस्ट की आ रही है, इसको आपने नहीं करना, और उर्दू वाले भी जो है ना उसको इस तरह ही देखें कि आमिलीन ये इसको कानून, क्योंकि ये 3 कैफियतें, एक आपने ये सारा लिखना है इसमें, ठीक है, और फिर इसरा पैदावार का अमल 3 मराहिल से होके गुजरेगा। आपने इसकी इंट्रोडक्शन या तारीफ़ आपने ये लिख देनी है, सही है। फिर आप आ जाएंगे कि अब मैं इसको बता देती हूँ शेड्यूल से और उससे, ये आपने नहीं देखना। अब इस कानून की वजाहत, आपके इस कानून की वजाहत मैं गुशवारे और डायग्राम से कर रही हूँ, ठीक है। तो मुतय्यन यानी फिक्स्ड जो इनपुट्स हैं, ज़मीन और सरमाया, वो आप शॉर्ट रन में नहीं बदलते, ना ही आप अपनी मशीनें नई खरीद के ला सकते हैं, ना ही अपनी ज़मीन बढ़ा सकते हैं। बढ़ा अगर सकते हैं तो वो क्या है, मुतगय्यर आमिल, यानी कि लेबर ज़्यादा कर सकते हैं। 10 आपके पास है ना फिक्स्ड लैंड और कैपिटल, ये सारा वक्त फिक्स रहेगा। अब आपने इस पर लेबर लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुल पैदावार बढ़ती जाएगी, लेबर आप बढ़ाएंगे 2 6 12 16 18 16। अब आपने इसमें से मुख्ततम निकालनी होगी, तो वो आपको निकालनी बड़ी अच्छी तरीके से आती है। क्या होगा, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 6 गया 6, फिर 16 में से 12 गया 4। आप देखें 4 6 2 4 6 बड़ा है पहले सबसे, फ़ौरन ही गिरना शुरू हो गया, फिर फ़ौरन ही माइनस होकर माइनस में चला गया। अब हमने इसको बताना है कि ये है क्या। आपने इस कॉलम को लिखा है, फिर आपने ये वाला कैलकुलेट कर लिया, ये वाला भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकती हैं, क्योंकि ये है औसत पैदावार कैसे मालूम की जाती है कि जो टोटल है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ यूनिट पे। टोटल आपके पास पैदावार है 2, उसको आपने 1 पर किया तो 2 आपके पास औसत पैदावार आ गई, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गई, 12 को 3 से किया 4 आ गई, ये आपका इस। अब आपने ना इसमें आगे ना इस एक कॉलम बनाना है पैदावार के मराहिल, इंग्लिश में इसे लिखा हुआ है फेजेस ऑफ आउटपुट, ठीक है, या रिटर्न्स। पहले मरहले में क्या है, आप देखें कौन सी यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है, यहाँ तक तीसरे यूनिट तक। इधर आप देखें ये एवरेज प्रोडक्ट से हाई है, ठीक है, MP मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ हायर देन इज़ ग्रेटर देन AP एवरेज प्रोडक्ट। फिर चौथे यूनिट पर आके ये दोनों बराबर हो रही हैं, MP इज़ इक्वल टू MP, ये वो AP, ये वो है जहाँ कांस्टेंट रिटर्न हो जाता है, ठीक है, इस्तक़रार हासिल हो जाता है, ये हो जाता है, आप इसे तकसीर हासिल कहते हैं, और ये वाला तकलील हासिल है। अब जैसे ही MP और AP बराबर होते हैं आप इस्तक़रार पे आ जाते हैं, इस्तक़रार की फ़ेज़ पे आ जाते हैं, फ़ेज़ 2 पर। फिर आप यहाँ से देखते हैं अपने कॉलम से, ये 3.6 हो गई है, और ये वाला कितना रह गया, मुख्ततम 2 रह गई, छोटी हो गई है मुख्ततम, मार्जिनल छोटी रह गई है, ये देखिए वो बिल्कुल 0 हो गई, तो MP इज़ लेस दैन AP। ये वो वाला पोर्शन सारा आ गया जहाँ पर के डिक्रीजिंग कॉस्ट शुरू हो गए, ठीक है, और ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अब ये देखिए ना, यानी कि सादा सा बात है कि आपने तीनों जो लॉज हैं ना रिटर्न्स के, वो इकट्ठे एक जगह पे कर दिए, एक कॉलम में डालें, और उन पर आपने MP और AP का, जहाँ पर MP AP से ज़्यादा है वो इंक्रीजिंग है, जहाँ पर बराबर है वो कांस्टेंट है, जहाँ पर लेस दैन है वहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे। अब इंग्लिश वाले जो हैं वो भी इसको देख लें। ये जो उर्दू वालों को मैंने सारी बता दी है इसकी, कि इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, इंग्लिश वालों की भी बिल्कुल इसी तरह ही है।
उर्दू वाली डायग्राम ही है, ठीक है, उर्दू वाली डायग्राम ही है। और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैं, यानी कि लेबर आपके पास है। इन्होंने यहाँ पर एक कॉलम जो है ना, जो कि फिक्स्ड का बनाना था, जो कि उर्दू वालों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर वो जो उन्होंने यहाँ पर ये 10-10 फ़र्ज़ किया हुआ ना, ये वाला, ये अगर आप इस वाले में ना ऐड कर दें, अगर अपने, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि जो आपका फिक्स्ड है, यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर 10, ठीक है, आप इधर 10 इसी तरह एक कॉलम बना लें 10 का, ठीक है, कि ये 10 ही रहेंगे, इन पर आप लेबर चेंज कर रही हैं, ठीक हो गया। आपने 1 लगाया, आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ गई 20, एवरेज प्रोडक्ट 20 यहाँ पर, क्योंकि पहले आप इधर MP यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर 2 पर जब आपके पास 50 आ गई टोटल प्रोडक्ट 25, यानी कि 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आ रहा है, और 50 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ रही है 30। इस तरह आपने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास फर्स्ट स्टेज जो है वो देखें इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, ये यहाँ तक बढ़ रहे हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है, और एवरेज प्रोडक्ट से ये वाला कॉलम देखिए, इससे ये ज़्यादा है। जैसे ही ये बराबर होगी MP इज़ इक्वल टू AP, यहाँ कांस्टेंट रिटर्न्स शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये सेकंड फेज़ आ गई, और फिर आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स पर आ गए कि MP इज़ लेस देन 0, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न्स जो है वो उस वक्त तक ही होगा जब तक कि MP इज़ इक्वल टू AP और MP इज़ लेस देन AP, ठीक है। लेकिन जैसे ही MP इज़ लेस देन 0 होता है, यानी इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखें डिक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं है, जहाँ तक ये एवरेज प्रोडक्ट आपके पास 22 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 10 है। बेशक मार्जिनल प्रोडक्ट कम है इससे, लेकिन है सही। लेकिन जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होती है तो आपकी रिटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव में जाना शुरू होती है। इसको आपने इसी तरह डिस्क्राइब कर देना है, बहुत मुश्किल जुमलों में नहीं, सादा से जुमलों में, कि स्टेज 1 जो है वो इस यूनिट से इस यूनिट तक है। यहाँ पर आपने इसको अगर आप समझ आ गई है तो याद करने में बहुत आसानी रहेगी। आप इसको कहेंगे जैसे ही 0 मार्जिनल प्रोडक्ट होगी तो थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी। रिमेंबर, थर्ड स्टेज कब शुरू होगी? जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी, और फिर नेगेटिव रिटर्न यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेज उस वक्त शुरू होगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर जाएगी एवरेज प्रोडक्ट के। ये इस्तकरार या कांस्टेंट रिटर्न्स रहेगा जब तक कि थोड़ा ये ऊपर रहेगा इससे, MP इज़ लेस देन AP। लेकिन MP जैसे ही 0 से गिरेगा तो आपके पास, अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं बेटे। डायग्राम में आपने देखा है कि पहले टोटल प्रोडक्ट, इस पर टोटल प्रोडक्ट बनी हुई है, देखें आप देखते हैं टोटल प्रोडक्ट का कर्व यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 के साथ। ये देखें टोटल प्रोडक्ट इस तरह इंक्रीज़ कर रही है, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। आपने अपनी पेंसिल कागज़ लेके ना, और उसके ऊपर 1 के साथ 20, 2 के साथ 50, 3 के साथ 90, और इस तरह करके इसको ड्रॉ करना है। यहाँ आएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। आपने इस पर सेकंड स्टेज लिखना है, इस पर थर्ड स्टेज। ये देखें सेकंड स्टेज में MP बहुत आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन और AP बहुत उससे आगे है। इस वजह से ये सारी जो है ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स का शुरू हो गया है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल डिक्रीजिंग में आ गया, नेगेटिव रिटर्न्स में चला गया। और ज़्यादातर कांस्टेंट रिटर्न जो होता है ना, जिसमें MP इज़ इक्वल टू AP, वो बहुत छोटा सा पीरियड होता है। अब हम इसी को
बढ़ाकर इसके नीचे एक दूसरा ग्राफ लगा लेते हैं और उसमें नेगेटिव वाला भी डालते हैं, और इसी से हम इधर से देखकर जो वैल्यूज़ हैं एपी की और एमपी की उससे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास वो सादा सा, जैसे वो शुरू पहले चैप्टर में हमने मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी पढ़ा था, बिल्कुल ये मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व उसी तरह है। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव जोन में नहीं जाएगी, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन ये पहले ऊपर रहेगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी, जैसे कि आपने शेड्यूल में देखा है। फिर पीक पर एवरेज प्रोडक्ट से पहले ही ऊपर पहुँचेगी, पहुँच के एवरेज प्रोडक्ट जैसे ही पहुँचती है ऊपर, तो ये भी पीक पर आ जाती है और फिर ये उसको क्रॉस करती हुई निकल जाती है। फिर फ़ौरन ही ये एवरेज प्रोडक्ट के नीचे आ जाती है और फिर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नेगेटिव जोन में चली जाती है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट गिरती जाती है तो हम नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक ये डिक्रीजिंग वाला शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारा इंक्रीजिंग पोर्शन है वो सारा यही है, फर्स्ट फेज़, फिर ये सेकंड और ये फिर थर्ड। ये बेटे आपका है, टाइम हो गया, मैं आपको इसको फिर बताऊँगी। थैंक यू।